भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी कृषि के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की है। बिहार में पूसा कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी एक अलग पहचान है और उस विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर पीएस पांडे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस क्षेत्र में काम हो रहा है कि बिहार देश के किसान उन्नत हो, जो चुनौतियां होती हैं खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उसे आगे बढ़ाया जाए। और एक बहुत ही बड़ा जो अब विषय बन चुका है प्राकृतिक खेती, उसमें कैसे पूसा काम कर रहा है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत कशिश न्यूज पर। सर बात हो रही है प्राकृतिक खेती की लगातार, कई राज्यों में इस पर चर्चाएं हो रही है। अब सरकार गंभीरता से इस विषय को ले रही है, जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, कृषि प्राकृतिक खेती। सर कैसे सर इसको लेकर? देखिए, जो आज के दिन में प्राकृतिक खेती की चर्चा हर जगह हो रही है, लोगों को इसकी आवश्यकता को कैसे मतलब कि अनुभूति हो रही है कि इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जो अगर खेती की बात करते हैं तो खेती से जो अन्न पैदा होता है वही हम खाते हैं और उस अन्न का हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो हमारा वैसी सोच होती है, हमारे अंदर जो जिस तरह के जो शक्ति होती है उसी खाद्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम जहर खाएंगे तो हमारे अंदर जहर के जो गुण होंगे वो सब शरीर के अंदर जाएगा और उस प्रकार से हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। और विगत वर्षों में आपने देखा, कई दशकों से देखा, जो अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग कृषि में किया जा रहा है और उसका दुष्परिणाम जो है आपको सामने है। कई तरह के रोग, कई तरह के छिड़काव हो रहे हैं, आंख बंद करके अंधाधुंध लोग पूरा उसका छिड़काव कर रहे हैं। रिकमेंडेड डोज वैज्ञानिक तरीके से जो दिया जाता है उसको नज़रअंदाज करके लोग उसको खाद का प्रयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं और उसका दुष्परिणाम मानव के शरीर पर पड़ता है। और अभी देख रहे हैं कि कई तरह के रोग, कैंसर एक बहुत पूरा अपना विराट रूप ले लिया है समाज में। हर गांव में कैंसर के पेशेंट अभी देख रहे हैं और उसमें इसका एक बहुत ही बड़ा जो रासायनिक खाद है एक्सेस मात्रा में जो पाया जा रहा है, लोग खा रहे हैं, जो दवा का छिड़काव है और उसके परिणाम से सब हो रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे कैसे किया जाए, अभी भारत सरकार ने बहुत इस पर जोर दिया है और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय भी इस दिशा में प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाएं, क्या क्या हम करें उस क्षेत्र में, ये हमारा अनुसंधान शुरू हो चुका है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो हमारे केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, उस पर भी हमारे प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्योंकि प्राकृतिक खेती कोई ऐसी खेती नहीं कि आज हो रही है। ये चूँकि भारत हमारा कृषि और ऋषि का देश रहा है, तो जब यहाँ ऋषि और कृषि दोनों साथ साथ चलते थे तो सब कुछ प्रकृतिमय था और प्राकृतिक खेती के प्राकृतिक प्रोडक्ट होते थे और वो प्रोडक्ट धीरे 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 इस रूप में जो आप देख रहे हैं वो बन गए। उसको ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती के हम अवेयरनेस अब दे रहे हैं, लोगों को उनको जागरूक किया जा रहा है। और जो आप देख रहे हैं इसका बहुत ही, अगर पूरे देश में देखेंगे तो पूरे देश में बहुत ऐसे जगह हैं, ये जरूरी नहीं कि हर जगह हम प्राकृतिक खेती करें, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, वहाँ तो हमें अवश्य करना चाहिए और जिससे कि उसकी क्वालिटी, हमको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, प्रकृति से जो सामंजस्य स्थापित हो सके। क्लाइमेट चेंज भी हमारा एक बहुत बड़ा जो देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, उसका भी प्रभाव पड़ता है खेती के जो हमारे फसल होते हैं उनके ऊपर। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती को कैसे बनाया जाए। और प्राकृतिक खेती में होता है कि हम बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं करते और प्रकृति से जो भी चीज़ें होती हैं, और हमारे कई अब टेक्नोलॉजी भी अभी शोधित होकर के आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक खेती के बारे में जब बात करते हैं तो कई लोग जो है ना, उसके सोच उनकी अलग हो सकती है
और सोच होना तो स्वाभाविक है। पैदावार की कमी, ये सब तमाम हाँ, तो चीजें। तमाम तरह के जो निगेटिव फैक्टर से ज़्यादा लोग बताते हैं। लगता है सर कि अब कुछ ऐसे चीज़ें सामने आने लगे लोगों को, ऑर्गेनिक खेती का जो कहा जाए, जो फसल जो होता है उससे फ़ायदा लोगों को अब लगने लगा है, क्योंकि मानव उम्र जो है वो कम होने लगी पहले के अपेक्षा। अब लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी छोटा होते जा रहा है, 70 साल एवरेज एज हो गई है। तो क्या लगता है ये भी एक कारण रहा, जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती को हम दूर हो गए, प्राकृतिक खेती से दूर रह गए, उस फसल को हम नहीं ले रहे हैं, शरीर को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें। देखिए, आहार के लिए ही मतलब कि अगर अच्छे नस्ल की चीज़ें अगर आपके रहेंगे, जैसे हमारे गाय हैं, हमारे देसी गाय है, देसी गाय में आपने देखा कि हमारे उसके जो दूध होते हैं वो क्वालिटी के दूध होते हैं। आज भी अगर देसी गाय के दूध मिलता है तो लोग उसको प्रीफर करते हैं और अन्य गायों के दूध से। तो हमारे जो पहले से जो चली आ रही हैं इस तरह से प्राकृतिक चीज़ें, अब उसमें कई हम देख रहे हैं कि फसल में हमारे में उसके प्रजातियां हैं, तो प्रजातियों का चयन भी प्राकृतिक खेती में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। तो प्राकृतिक उसमें हम सिलेक्शन करते हैं किस तरह की प्रजाति हम इसमें रखें, और इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि शिक्षा में प्राकृतिक खेती के ऊपर बीएससी नेचुरल फार्मिंग, एमएससी नेचुरल फार्मिंग कोर्स शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए एक पूरे नेशनल लेवल पर कमेटी बनी है, और उस कमेटी में मैं मेंबर सेक्रेटरी था, और ये कमेटी अपना रिपोर्ट दे दी है और ये रिपोर्ट अप्रूव भी हो गया है। और अगले जो आने वाला सत्र है विश्वविद्यालयों में बीएससी नेचुरल फार्मिंग, एमएससी नेचुरल फार्मिंग ये लागू होने जा रहा है। और हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसमें चूँकि हम अग्रणी हैं, तो इस दिशा में हमारा प्रयास होगा कि हमारे यहाँ भी नेचुरल फार्मिंग में कोर्स चालू हो। हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे महाविद्यालय भी स्थापित हों विश्वविद्यालय में, कि प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ावा मिले। जब प्राकृतिक खेती की बात करते, जैसे अभी आप पहाड़ों का जो एरिया है, जैसे सिक्किम है और नॉर्थ ईस्ट के जो है, उत्तरांचल है, आप जहाँ जहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ों पर चूँकि फर्टिलाइज़र वगैरह वगैरह की बहुत कम यूटिलाइजेशन आज भी है, वहाँ बहुत कम यूज होता है। तो प्राकृतिक तरह से वहाँ होता है, लेकिन प्रकृति को और भी किस तरह से हमारे पास कैसे उसको और आगे बढ़ाएं। और प्राकृतिक खेती में सबसे मेन चीज़ जो आ रहा है, मार्केटिंग को कैसे लिंक किया जाए। जो प्राकृतिक रूप से जो प्रोडक्ट आते हैं उसका दाम और जो रासायनिक तरह से आते हैं उनका दाम अगर एक ही रखेंगे तो कोई प्राकृतिक खेती नहीं करे। तो इसलिए उसका जो प्रीमियम जो प्राइस है वो अगर हम लोग उसको रखते हैं, और लोग खाने के लिए भी हैं कि प्राकृतिक रूप से जो पैदावार हो वो हमारे को मिले, और उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार है। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने मिलेट फूड शुरू किया है ट्रेनों में, राबी और ये सब तमाम चीज़ें जो ऑर्गेनिक ये है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जब श्री अन्न की बात होती है, जो मिलेट आप बोलते हैं, और भारत सरकार ने जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जोर है पूरा, और इस वर्ष जो है हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है पूरे समस्त विश्व में। इस वर्ष 2023 को श्री अन्न वर्ष के रूप में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है मनाया जा रहा है, और इस क्षेत्र में हम लोग भी बड़े बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारा विश्वविद्यालय जो है इसमें भी मैं आपको बात करूं तो बहुत सारी वेराइटीज़ विश्वविद्यालय ने दिया है। हमारा जैसे मड़ुआ है, हमारा सांवा है, कोदो है, इसमें हमारे विश्वविद्यालय के कई वेराइटी हैं, और इसको आगे हम और प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ उसको अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसमें, जो दूसरे अन्न में नहीं है, तो उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। खाने में कैसे इसको लाया जाए, खाने के डे टू डे जो हमारे खाना खाते हैं उसमें भी मड़ुआ अगर आता है तो लोग अलग से आजकल टैबलेट वगैरह, आप देखें कोरोना काल में लोग टैबलेट खाना शुरू कर दिए जिंक का, लोग भूल गए अपना इन सब
अन्न को खाना। मुझे लगता है भूल जा रहे हैं ये पुराने मोटे अनाज, कारण है अब दवाओं का सेवन जी, करने से तो इसलिए अब लोगों को अब रियलाइजेशन होने लगा है कि ये मोटे अनाज से हम बजाय कि टैबलेट खाएं, मोटे अनाज अगर खाते हैं तो इससे हमको अच्छा जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो मिलेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी में भी, इवन हॉस्टल में भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि हॉस्टल में प्रतिदिन एक श्री अन्न का, जैसे आपके मिलेट, जो कई तरह के मिलेट होते हैं, तो उसका एक जो है ना उसमें फूड में उसका एक रहे। और कई अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, वेराइटल डेवलपमेंट में भी हम काम कर रहे हैं। उनके लिए मैकेनाइजेशन की बात आई तो हम मैकेनाइजेशन के लिए उनके मशीन भी बनाने के लिए काम करना शुरू किए हैं कि उनको हार्वेस्ट करना है, प्रोसेस करना है। इस क्रम में मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय ने, जैसे सवा है, सवा पर कई लेयर होता है और उसके लिए खास करके एक मशीन, उसको चावल जो बनाते हैं होना चाहिए। तो हमारे विश्वविद्यालय ने एक मशीन जो चक्की है बनाया है, ओखली जो बोलते हैं आप उसको, ओखली, तो मशीन से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है ओखली, और उसमें अच्छा सावा का जो चावल निकलता है और वो बड़ा पौष्टिक होता है। जैसे पहले के ज़माने में भी ओखली लोग यूज करते थे, उसी तरह का उसमें उसका प्रोटोटाइप है। और ये जो हमारा मशीन है इसका पेटेंट भी आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये मशीन भी मिलेट को बढ़ावा देने के लिए आगे मतलब कि लोगों को ये उपलब्ध होगा। और इस पर सब्सिडी के लिए भी हम लोग आगे बात करें कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए, जिससे मिलेट के क्षेत्र में उनका प्रोसेसिंग जो है, क्योंकि आजकल ज़माना है प्रोसेस्ड, उसको केवल अगर किसान है समा उगाया या कोदो उगाया, जो भी प्रोडक्ट उगाया, केवल आए सच बेचेगा तो उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, जैसे मड़ुआ है, मड़ुआ का क्या प्रोडक्ट हो सकता है, तो मड़ुआ के प्रोडक्ट के लिए जैसे हमने मड़ुआ का बिस्कुट भी हो सकता है, मड़ुआ के लड्डू भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उनके वैल्यू एडिशन पर भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमारा जो विश्वविद्यालय में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, उस क्षेत्र में हमारा एक डिपार्टमेंट है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ऑफ फूड न्यूट्रिशन, वो इस पर काम कर रहा है कि उसके क्या क्या और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को सारे श्री अन्न के जो किस्म हैं उस पर कैसे इसको बनाया जाए, लोगों को बताया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फायदा हो। सर, एक युवाओं की टीम आप तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोगों को जागरूक करेंगे, किसानों को बताएंगे। सर, कितना सहयोग सरकार के साथ मिलकर इस काम को करने में आपको सर? देखिए, हमारे को तो सरकार ही का सहयोग है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग है। और उसी सहयोग से ये विश्वविद्यालय भी बना है और सभी लोग चूँकि हमारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हमारे जाते हैं गांव में, और गांव में ये 6 महीना गांव के उसमें भ्रमण में रहते हैं। तो 6 महीने में 3 महीने हमारा कुछ कार्यक्रम जो होता है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और 3 महीना खास करके गांव में जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो हमारा स्टूडेंट है, वो कई बच्चे ग्रामीण परिवेश से नहीं आते हैं, तो उनको गांव तक ले जाना, गांव में क्या समस्या है, वो गांव में समस्या को भी ले आते हैं हमारे पास, बताते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि वहाँ ये कृषि की ये समस्या है। और साथ साथ हमारे जो तकनीकियाँ जो विकसित की जाती हैं, कई किस्में हमारे होते हैं, खाद डालने के कई विधियाँ होती हैं, कब पानी डालना चाहिए, इस प्रकार से कई तमाम तरह की जो ना अलग अलग क्षेत्र में, जैसे सब्जी के क्षेत्र में, साग के क्षेत्र में कब कब इसमें छिड़काव होना चाहिए, वो सारे ज्ञान हमारे बच्चे जा कर के वहाँ बताते भी हैं। जो विश्वविद्यालय के जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ गांव में देखते हैं कि इनके क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या में उनको बताते हैं कि ये स्कीम्स हैं सरकार के, और यहाँ यहाँ इसके ऑफिस हैं, और यहाँ यहाँ आप जा कर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। खास करके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे 16 विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं, उस जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी हमारे तमाम तरह की जानकारियाँ होती हैं। तो हमारे बच्चे जो नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र है उनके साथ टाई अप करके उनके जो समस्या का समाधान है वो भी त्वरित रूप से, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, वहीं से अपना मोबाइल से उनका फ़ोटो ले करके, और हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं उनको कनेक्ट भी करते हैं, और
इस प्रकार से कई किसानों के समस्याओं का समाधान भी वहीं पर तत्काल। बिहार के किसान चाहते हैं प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ना, उसका उपयोग करना, खेती करना। ये लग रहा है सर अब जागरूकता से कुछ इसका देखिए, जागरूकता बढ़ रही है, सरकार के इस पर बहुत अपना इनिशिएटिव भी है, कई तरह के प्रोग्राम यहाँ दिए गए हैं। और जो मैं बताया कि हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम प्राकृतिक खेती करें, लेकिन कुछ कुछ जो खास एरिया है, जैसे आप नदी के किनारे पूरा इंडो गैंगेटिक बेल्ट देखें, बहुत पोटेंशियल एरिया है और इन एरिया में हो रहा है। तो जहाँ, और इवन मैं कहता हूँ कि अगर प्रीमियम प्राइस मिलेगी तो लोग आएंगे और आ रहे हैं। और मार्केट लिंक भी अब उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, तमाम तरह की उनको जानकारियाँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट। आजकल देखिए ऑनलाइन प्रोडक्ट मार्केटिंग का ज़माना है, बहुत लोग अपने यहाँ चीज़ों को उत्पादन करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कर रहे हैं। कई जो मार्केट के प्लेटफॉर्म हैं, उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो प्रीमियम प्राइस उनको मिल रहा है। तो इस तरह की अगर अवेयरनेस और इस तरह के जो सरकार के जो सपोर्ट मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इसका परिणाम आने वाला है। और हम लोग डेटा, जो साइंटिफिक डेटा होता है, साइंटिफिक डेटा भी जनरेट कर रहे हैं। अदरवाइज कई लोगों को पता नहीं है और क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। और हम, जब हमारे पास साइंटिफिक डेटा होगा तो हम उनको बता सकते हैं कि ये हमारा साइंटिफिक डेटा है और इस डेटा के बेसिस पर हम अपने चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं। तो अभी साइंटिफिक डेटा भी आ जाएगा, धीरे धीरे सब डेटा भी कलेक्शन चल रहा है। हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस पर हम साथ तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। एक सवाल ये है, बतौर आप कुलपति हैदराबाद में गए थे जहाँ पर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई थी, आपके मॉडल की एक बहुत तारीफ हुई थी, दीक्षाट। उसको लेकर सर कैसे काम करना है, क्या कुछ ये योजना है, कैसे छात्र इससे लाभान्वित होंगे और किस तरह से? हमने एक कैप्सूल बनाया और उस पूरे कार्यक्रम का नाम है, और ये जो हमारी भारत की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसी का एक अंग है। बच्चों को देश के प्रति कैसे एक समर्पित नागरिक बनाया जाए, तो उस देश के प्रति समर्पित नागरिक बनाने के लिए उनको सेंसिटाइज करना, उनको बताना, हमारे जो धरोहर है, जो पास्ट है, उसके इम्पोर्टेंस को बताना, उनको रियलाइज कराना, और प्रेजेंट में जो हमारे नए नए तकनीकियां हैं उनको सबको समावेश करके हम कैसे उसको आगे ले जाएं, ये बच्चों को बताते हुए हमने एक दीक्षारंभ कार्यक्रम शुरू किया। और ये दीक्षारंभ हमने केवल अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को किया, और इस एक महीने का ये कार्यक्रम हमने बनाया है और इसको एक प्रयोग के रूप में अपने विश्वविद्यालय में लागू किए हैं और बड़े अच्छे इसके परिणाम आ रहे हैं। और हमारे अभी डीटीजी भी आए थे और उनको भी लगा कि ये पूरे देश में इसे लागू होना चाहिए, कि पूरे कृषि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो हमारा दीक्षारंभ कार्यक्रम है इसमें बच्चे 6:30 बजे आ जाते हैं। सब बच्चों को ये कंपलसरी है वहाँ आना, और योगा और मेडिटेशन से कार्यक्रम शुरू होता है। प्रतिभा की खोज सर दीक्षारंभ से, तो ये दीक्षारंभ एक प्रतिभा की खोज है और साथ साथ देश के प्रति एक समर्पित नागरिक बनना और समाज के प्रति एक समर्पित जो सिटीजन होते हैं उसको कैसे हम बनाएं, उनको इस तरह के सेंसिटाइजेशन है। और तमाम इस सब जो ग्रुप है हमने बनाते हुए लास्ट में एक हमने उसको पूरे एक महीने के बाद, चूँकि उसका समापन था, तो हमने उसका समापन नाम नहीं दिया, क्योंकि बच्चे तो अभी एजुकेशन शुरू किए हैं, अगर हम समापन दे दें तो फिर तो समाप्ति हो गया। तो इसलिए दीक्षारंभ के बाद हमने एक महीने के बाद एक प्रदक्षिणा कार्यक्रम रखा, और इस प्रदक्षिणा कार्यक्रम में बच्चों से हमने दक्षिणा ली। एक शपथ के रूप में बच्चे अपने आप आए कि हम लोग शपथ लेना चाहते हैं कि हम इस देश को एक विकसित देश के रूप में 2047 तक बनाने के लिए हर तरह से मन मस्तिष्क से अपने पूरे जोर शोर से काम करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग कृषि के माध्यम से अपने अपने जिस जिस एरिया में हम हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे
और एक शपथ लिया सभी बच्चों ने। और ये जो 7 ग्रुप बने हैं, अब इसमें हम उनको ट्रेन करेंगे और उन अलग से क्लब बना दिए और वो बच्चों द्वारा ही उसमें वो चलेगा और हम उसमें ट्रेनर मंगाते रहेंगे साथ साथ। और विश्वविद्यालय में जैसा कि एक वातावरण, एक इकोसिस्टम ऐसा बने, कम्पिटिटिव बने, थोड़ा सा वाइब्रेंट और डायनेमिक बने, तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट आएगा। और जो बच्चे यहाँ से निकले वो ब्रांड एम्बेसडर हमारे हों, यहाँ से जाएं तो उनको लगे कि हम कुछ ऐसे विश्वविद्यालय से आए हैं, ऐसे राज्य में वो स्थित है। वो हमारा एक मेमोरी जो है ना, इस प्रकार से और भी हमारे कार्यक्रम है, उसको हम अभी आगे आने वाले टाइम में लागू करेंगे। हर बच्चे को अभी आने वाले टाइम में एक पेड़ लगाना होगा, प्रकृति से भी जोड़ना है, प्रकृति को बढ़ाना है। और उस पेड़ को जब तक वो 4 साल रहेंगे कैंपस में, उनकी सेवा उन्हीं के जिम्मे रहेगी और वो देख रेख करेंगे और उनका नाम उस पर होगा, उनका रोल नंबर उस पर होगा कि जैसे कभी बाद में अब रिटायर नौकरी करते हुए या कभी वहाँ आए, उससे उस जगह से उनको लगाव को जोड़ देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का सर एक इतिहास रहा है, स्थापना को लेकर कुछ बातें होती हैं सर, ये जो है इन बातों में सर क्या है कुछ? देखिए, जैसा आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में स्थित है, जो समस्तीपुर जिला में आता है, बिहार राज्य में आता है। और एक हमारा और इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, पूसा इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। लोग समझते हैं कि जो पूसा दिल्ली में है वो पूसा, जब पूसा की आप बात करते हैं तो सीधे वो दिल्ली वाली पूसा की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा ये पूसा बिहार में स्थित है, मैं इसका एक इतिहास रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि ये कृषि शिक्षा और शोध की जननी पूसा जो बिहार में स्थित है, ये है, रहा है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसका प्रूफ कि 24 जून 1795 का उसमें हमारे पास एक रेफरेंस है कि जो तिरहुत परगना था उसी के अंतर्गत आता था। और ये पूसा मेंशन है कि ये हॉर्स स्टड फार्म हुआ करता था। जब बक्सर की लड़ाई हुई तो बक्सर की लड़ाई के पश्चात हो सकता है कि जो उन दिनों अंग्रेज वगैरह होंगे, घूमते हुए इधर आए होंगे और अपने लिए कोई स्थान का जो है ना सिलेक्शन किए होंगे, तो वो नदी के पूसा का जो हमारा इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय का जो मेन हेडक्वार्टर है, उसमें 3 तरफ से नदी है, वो यू शेप में स्थित है और उस यू के बीच में हमारा पूसा है। तो वो आए होंगे नदी के माध्यम से, वहाँ से देखे होंगे कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वहाँ के मिट्टी देखे होंगे, मिट्टी बहुत ही मतलब कि उपजाऊ, हर तरह से सूटेबल, उसकी सूटेबिलिटी भी कई प्रकार से बहुत अन्य मिट्टियों से ज़्यादा है। और वहाँ के लोग देखे, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन उन्होंने उस स्थान को वहाँ बनाया। कई गजेट हैं, जब आपके जो है कई गजेट हमारे पास हैं जो कि प्रमाणित करता है कि पूसा जो है एक जगह है। अदरवाइज लोगों के मन में धारणा ये भर दी गई है, क्योंकि हेनरी फिप्स आए थे 1905 में, उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक लेबोरेटरी, उसके पहले ही आए होंगे। 1905 में लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया, चूँकि उनका नाम था हेनरी फिप्स और वो आए थे यूएसए से, तो इसलिए फिप्स का पी ले लिया और यूएसए का यूएसए ले लिया और इसलिए उसका नाम पूसा हो गया, यही लोग बताते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल ही गलत है, ये ऐसा है नहीं, किसी ने बना दिया होगा एब्रीविएशन, तो हर चीज़ का एब्रीविएशन बन जाता है। लेकिन मेन जो है हमारा ओरिजिनल जो पूसा है वो समस्तीपुर जिला में है, एक जगह है और उसके में गजट में भी उसका स्थान है, नाम है, जो मैं रेफरेंस आपको बताया 24 जून आपके 1695 का, वो रेफरेंस भी है उसमें। और वो हॉर्स की ब्रीडिंग वहाँ हुआ करती थी और वहाँ पूरे आपके कंट्री का एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एजुकेशन वहीं से कोऑर्डिनेट होता था। इसका भी हमारे पास साक्ष्य है। और इवन आपके चाहे वो कोयम्बटूर का हो, चाहे आपके महाराष्ट्र में हो, चाहे आपके
कानपुर में हो या आपके पाकिस्तान, उस समय इंडिया का पार्ट था, वहाँ भी हमारा एक एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट था। तो वो सारे का जो है ना, यहीं से वो कंट्रोल होता था। बड़ा इतिहास सर पूसा का जुड़ा बहुत हुआ है बड़ा देश। इतिहास रहा है। और ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे समस्तीपुर बिहार में पूसा स्थित है, यही ओरिजिनल पूसा है। और फिर उसके बाद 30,000 पाउंड हेनरी फिप्स साहब ने दिया। लेबोरेटरी 1905 में स्थापित की गई। 15 जनवरी 1934 को एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया, और ये भूकंप का जो तीव्रता था, ये आपको 8 रिक्टर पैमाने पर था, और सारा चीज तहस नहस हो गया। और उसका साक्ष्य हमारे पास है, हम अभी भी जो भी आते हैं उनको दिखाते हैं। उसके बाद 1935 में यहाँ से हमारा ये संस्थान जो था, लेबोरेटरी जो थी, इंडियन इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, तो वो यहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया गया। और उसका जो ट्रांसफ़र हुआ वो भी लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है। ट्रांसफ़र उसको किया गया वहाँ। अब उसके बाद वहाँ रिसर्च वगैरह, एजुकेशन वगैरह, बहुत बड़ा हमारा नेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूसा। और आज के दिन में बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल लेवल पर उसका रिकॉग्निशन है। और उसके बाद हमारे यहाँ 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की राज्य सरकार द्वारा स्थापना की गई। और उसके बाद आपके 2017 में हमारा ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। भारत सरकार ने इसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और आज के दिन में हमारे पास करीब 2300 बच्चे हैं विश्वविद्यालय में, और 27 राज्यों से ये बच्चे आते हैं। और कई तरह के हमारे पढ़ाई होती है। ये यूजी लेवल पर बीएससी 8 हमारे पास कॉलेज हैं, और एमएससी होता है, पीएचडी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पीएस पांडे सर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहा है और आने वाले समय में किस तरह से देश में कृषि के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए योजना बनाकर काम कर रहा है, ताकि कृषि के क्षेत्र में जो भारत है वो आगे बढ़े, बिहार है जो आगे बढ़े और देश का उन्नति हो। इसे मैं कैमरा पर्सन फिरोज के साथ गौतम गौड़, कशिश न्यूज, पटना।